नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा विशेष टॉपिक होगा उत्तराखंड में जो एलटी का एग्जाम होने जा रहा है 18 अगस्त को, उससे संबंधित यूनिट सेकंड का पार्ट 1। चूंकि यूनिट सेकंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए दो पार्ट्स में आपके सामने रख रहा हूँ। आज 100 क्वेश्चन और नेक्स्ट डे और 100 क्वेश्चन, मतलब 200 क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं यूनिट सेकंड से। ठीक है, तो ऐसे ही टोटल 5 यूनिट से आपके पास लगभग 8 या 10 वीडियोज आ जाएंगे जो कंप्लीट पेडागोजी को कवर कर देगा, अगर आप अच्छी तरह से कवर कर पाओगे। इसलिए मेरे साथ साथ, इधर कोई आंसर नहीं है, मेरे साथ साथ आप मिलाते रहेगा, आपका अनुमान क्या जाता है आंसर की तरफ। मैं भी पहली बार ही लगभग कवर कर रहा हूँ इस पार्ट को, इसलिए इस बार मैंने एलटी का पूरा पेडागोजी का सिलेबस खुद पढ़ाया हुआ है और अपने ऐप में उससे संबंधित नोट्स डाला हुआ है। जिसके पास नोट्स उपलब्ध नहीं हो पा रहा है वो लोग वहीं से अपना कवर कर सकते हैं। उसके बावजूद मैं पूरी ये आंसर शीट, मतलब पूरे एमसीक्यूज आपके सामने रख दे रहा हूँ। मतलब 400-500 एमसीक्यूज आपके पास आ जाएंगे तो पूरा पेडागोजी कवर हो जाएगा, मेरा मानना है। ठीक है, तो चलिए चलता हूँ, शुरुआत कर देता हूँ फटाफट से बिना रुके हुए। और थोड़ा स्पीड भी रहने कोशिश रहेगी, लेकिन बस क्वेश्चन आएगा तभी स्पीड रहेगी, सीधी सी बात है। वर्तमान समय में बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? वर्तमान समय कहा है तो मैं सीधे देखो 4, 5, 6 और 7 वर्तमान समय कह रहा है। अगर वर्तमान समय में बाल विकास की देखोगी तो कितनी अवस्थाएं होंगी? 4 अवस्थाएं हैं, तो इसका आंसर होगा 4। ठीक है, वर्तमान समय में। वैसे कहीं पर 7 लिखेगा, कहीं पर 6, आप पढ़ भी रहे होंगे। सर दूसरा क्वेश्चन है, शैशवावस्था का निर्धारण किस आयु के बीच किया जाता है? मतलब किसे शैशवावस्था मानते हो आप? जन्म से 3, 3 से 6, जन्म से 5, जन्म से, यहाँ पर थोड़ा लास्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा साइज छोटा करना पड़ेगा, जन्म से 6 वर्ष। तो शैशवावस्था सबसे सटीक एज ये है। किसके अनुसार बाल्यावस्था में बच्चे में तनाव की स्थिति समाप्त हो जाती है? तो फ्राइड का मानना है तनाव की स्थिति समाप्त हो जाती है, बाल्यावस्था है वो। दूसरा है, बुद्धि एक व्यक्ति की नवीन परिस्थितियों से अनुकूल करने की सामर्थ्य है। बुद्धि एक व्यक्ति की नवीन परिस्थितियों से एक स्टेटमेंट ही जैसा लग रहा होगा अब आपको, ये किसी का स्टेटमेंट है, ये किसका है आपको देखना है। बुद्धि एक व्यक्ति की नवीन परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करने की योग्यता है, तो किसका स्टेटमेंट है? तो वेल्स और ये एविंग, ये तो नहीं होगा मतलब मेरे हिसाब से। अब इन दोनों में से अब आंसर है आपका, तो आंसर जाएगा स्टर्न की तरफ। स्टर्न का स्टेटमेंट होगा ये सबसे सटीक। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। थॉर्नडाइक सुनाई है नाम, बहुत फेमस नाम। बुद्धि की प्रकृति के विषय में कौन सा सिद्धांत मानते हैं? एक शक्ति सिद्धांत, बहुविधिक सिद्धांत, बहुशक्ति सिद्धांत है थॉर्नडाइक का। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के प्रकारों में कौन सही है पूछा है यहाँ पर। सामान्य, विशिष्ट, दोनों, ये होगा सामान्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुद्धि परीक्षण हेतु पहला परीक्षण कौन था? पहला परीक्षण जो बुद्धि हेतु किया गया था तो विनय साइमन का। पढ़े लिखे व्यक्तियों हेतु कौन सा बुद्धि परीक्षण किया जाता था? वाचिक, अवाचिक, दोनों, कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा वाचिक। ठीक है, शब्द थोड़ा सा टफ जैसा लग रहा होगा। विनय साइमन परीक्षण की गणना किस बुद्धि परीक्षण से की जाती थी? पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए वाचिक। बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने किया था? बुद्धि को वैज्ञानिक तरीके से मापने वाले कौन है? तो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, टिक मारना है आपने हर हालत में। टर्मन, बुंट, साइमन, विनय। तो विनय वैज्ञानिक परीक्षण। मानसिक आयु का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? 1905, 1908, 1911। सर्वप्रथम पूछा है तो 1908 मारना पड़ेगा मुझे। वैसे 1911 में भी कंफ्यूजन हो रहा था। विधायकता किस अवस्था से प्रारंभ होती है? विधायकता मतलब जब बच्चा खुद थोड़ा बहुत अपने मन के हिसाब से काम करने लगता है, तो बाल्यावस्था सबसे सटीक एज होगी। बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? काफी फेमस है, स्टर्न। ठीक है, जो हम पढ़ते आए थे बीएड के टाइम पीरियड से। बालकों की बुद्धि लब्धि किस वर्ष तक बढ़ती है पूछा है, तो 10 से 20 वर्ष, 20 से 40, 16 से 18 सबसे सटीक है। लगभग 100% बुद्धि का डेवलपमेंट इसी समय होता है, कहता है 16 से 18 वर्ष। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? 3 आयाम बुद्धि के। इंपोर्टेंट प्रश्न होगा आपके लिए। अभी तक सबसे टाइम टेकिंग क्वेश्चन ये है, अभी तक तो लग नहीं रहा था, थोड़ा सा सरल सरल जैसे लग रहे थे। अब बुद्धि का वैज्ञानिक मापन में थोड़ा एक इंपॉर्टेंट प्रश्न था। और बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत देने वाले कौन है? चलिए देखते हैं कौन हो सकता है। स्पीयरमैन, गिलफोर्ड, थ्रस्टन। स्पीयरमैन, गिलफोर्ड, थ्रस्टन, विनय। गिलफोर्ड का है त्रिआयामी सिद्धांत। याद रखिएगा, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? तो गिलफोर्ड ने। ठीक है, भारत में बुद्धि परीक्षण, भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया था?
डॉक्टर भाटिया, उषा मेहता, लज्जा शंकर झा और डॉक्टर राइस। 1933 का है इनका, इनका है 1955 का, तो ये होगा आंसर डॉक्टर राइस का। बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो गाल्टन ने किया था, फ्रांसीसी हैं गाल्टन, उन्होंने किया था बुद्धि शब्द का प्रयोग। मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मानसिक परीक्षण, हाँ ध्यान रखिएगा, कैटल, साइमन, बीने, ये तो बात की बात है, तो इसका आंसर है कैटल, मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग। मानसिक आयु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो स्टर्न, गाल्टन, बिने और साइमन। बिने साइमन तो एक जैसे हैं। मानसिक आयु, तो इसका आंसर फिर से गाल्टन की तरफ जा रहा है। अब देखिए आपको क्या लगता है मानसिक आयु? वैसे मानसिक आयु को सबसे पहले 1905 गाल्टन, स्टर्न, ये नहीं हो सकता। बिने पर भी पूरा चांस है, इन दोनों में आंसर है कुल मिला के। तो ये है मानसिक आयु शब्द का प्रयोग सबसे पहले बिने होगा आंसर, ठीक है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? तो 3। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार हैं, यहां पर नाम लिखें, सामाजिक, स्थूल और अमूर्त। बुद्धि सीखने की योग्यता है, सीधा सा स्टेटमेंट है। किसने कहा है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है? ये स्टेटमेंट होना चाहिए बकिंघम का, ठीक है। स्टेटमेंट भी आते हैं कुछ, ध्यान रखना आपने, हर स्टेटमेंट रटा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ को देखना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में प्रौढ़ावस्था का काल पूछा है। 18 से 30, 18 तो ठीक लग रहा है यहाँ पर, 30 नहीं लग रहा है लेकिन ठीक, तो ये नहीं हो सकता। 25, 50 ये तो होगा ही नहीं, बच रहा 18 से मृत्यु तक, ये है प्रौढ़ावस्था का काल। स्फूर्ति आयु की अवस्था किस आयु को कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को। डायरेक्ट प्रश्न है, बाल्यावस्था को ही स्फूर्ति आयु की अवस्था कहा जाता है। किसने कहा है कि हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है? वॉटसन का स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत सारे। कौन सा क्रेस्मर के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? एथलेटिक सही है, एस्थेटिक भी सही लग रहा है, डिस्प्लास्टिक भी लग रहा है, ये नहीं होगा। 3 ही टाइप थे, एथलेटिक, एस्थेटिक और डिस्प्लास्टिक, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें से कौन एक व्यक्ति तो शेल्डन के अनुसार नहीं है? मतलब शेल्डन के अनुसार 3 तो हैं, एंडोमार्फिक बिल्कुल है, मैसो भी है, पीसो भी है, पीसो नहीं होगा, ये है, तो इसका आंसर ये है। अभी लग रहा है ऐसा फर्स्ट साइड में, शेल्डन के अनुसार नहीं है पूछा, हाँ, एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक, पीसोमार्फिक, एक्टोमार्फिक। एंडो, देखिए आपका अनुमान क्या जाता है, फिर भी मेरा तो अनुमान यही जा रहा है फिलहाल अभी, पीसोमार्फिक, हाँ, कौन शेल्डन के अनुसार नहीं है, तो ये हमने नहीं माना, तो इसका आंसर यही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, न्यूमैन तथा स्टर्न के ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? 1, 2, 3, 4, 3, 2 सही उत्तर है, विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूमैन और स्टर्न के अनुसार व्यक्तित्व के 2 टाइप हैं, ध्यान रखिएगा, अलग से भी पूछता है कितने टाइप? 2 टाइप। कौन से व्यक्ति अपने आप को हर समय किसी न किसी रचनात्मक कार्य में जोड़े रखते हैं? भावुक व्यक्ति, कर्मशील, विचारशील, क्रियात्मक भी जैसे लग रहा है, ये तो होने नहीं फिर। अगर कर्मशील और क्रियात्मक में 2 लेना पड़े तो वो तो क्रियात्मक मतलब एक्टिव रहने वाला, कर्मशील। व्यक्तित्व के सिद्धांत को कितने भागों में बांटा गया है? व्यक्तित्व के सिद्धांत को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर होगा 5, ठीक है। नाम है जैविक सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, मनोगतिक और मानवतावादी सिद्धांत और लक्षण सिद्धांत, ठीक है। व्यक्तित्व के 5 सिद्धांत। अब इनमें कौन कौन से लोग जुड़े हैं वो भी आप पढ़ोगे अभी। कार्ल रोजर ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो मानवतावादी, मनोगतिक, व्यवहार, लक्षण, तो इसका आंसर है मानवतावादी सिद्धांत, कार्ल रोजर का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड रखिए मैंने, क्योंकि हालांकि मुझे भी पढ़ना पड़ा होगा इसके लिए। किस सिद्धांत के अनुसार आनुवांशिकी व्यक्तित्व के लिए जिम्मेदार है? आनुवांशिकी यानी जैविक सिद्धांत होगा, स्वाभाविक है, ठीक है, ये जैविक गुण है आनुवांशिकी। नेक्स्ट, एक बुक का नाम दिख रहा है यहाँ पर, द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निशन, पुस्तक किसकी है? तो ये होगी आपकी स्पीयरमैन। किसने अमूर्त चिंतन की योग्यता पर बुद्धि की परिभाषा नहीं दी है पूछा, हाँ यहाँ ध्यान रखिएगा। 5 सिद्धांतों में विनय, टर्मन, ये तो एक जैसे हैं, एक जैसे अमूर्त वाले, स्पीयरमैन और बर्ट इसका आंसर है। इनने समायोजन के आधार पर बुद्धि की परिभाषा दी नहीं दी है। अमूर्त चिंतन की योग्यता और बुद्धि की परिभाषा इन लोगों ने दी रखी है, मतलब अमूर्त चिंतन के आधार पर, तो इन्होंने समायोजन के आधार पर दे रखी है बर्ट ने, तो आंसर बर्ट निकला इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेक्सनाइट ने किस लक्षण के आधार पर बुद्धि की परिभाषा दी है? रेक्सनाइट, अमूर्त चिंतन अब हो नहीं सकता, समायोजन भी नहीं हो सकता, सीखने, समस्या समाधान की, ये 2 आंसर इनमें से आंसर है आप, तो इसका आंसर होना चाहिए समस्या समाधान। चलिए, स्वरूप के आधार पर बुद्धि की परिभाषा बतानी है। अब स्वरूप, अच्छा कितने भाग पूछा है?
स्वरूप के आधार पर बुद्धि के भाग अभी तो हम लिख रहे थे, चलिए आराम से आपके पास टाइम है स्वरूप के आधार पर बुद्धि के भाग बताने के लिए, 3, 4, 5 या 6। तो स्वरूप के आधार पर टाइप वही था जो हम अभी ऊपर पढ़ रहे थे। इनमें से किसके अनुसार बुद्धि एक सीखने की योग्यता है? किसने कहा है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है? क्रूज का स्टेटमेंट नहीं हो सकता है और स्टर्न का भी नहीं हो सकता, काल्विन और डियरबोर्न, इसका आंसर है डियरबोर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकडूगल, बकिंघम और डियरबोर्न ने बुद्धि की किस योग्यता का वर्णन किया है? तीनों एक जैसे हैं, मैकडूगल, बकिंघम और डियरबोर्न। डियरबोर्न को अभी हमने लिख दिया तो सीखना होगा, सीखने के सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉन गिलफोर्ड के अनुसार इनमें से कौन सा एक त्रिआयामी संरचना को समझने का तरीका नहीं है? तो संकल्प 3 होते हैं, ध्यान रखिएगा, सामग्री, दूसरा संक्रिया, तीसरा उत्पाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न इंपोर्टेंट बनता है। चलिए टर्मन ने क्या कहा? टर्मन द्वारा 80 से 90 के बीच बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति किस वर्ग के होंगे? तो सामान्य, मंद बुद्धि तो नहीं होगा, उत्कृष्ट, अच्छा मतलब निर्बल बुद्धि, तो इसका आंसर सामान्य है, सामान्य बुद्धि। ठीक है, 80 से 89। थॉर्नडाइक के अनुसार इनमें से कौन सा एक बुद्धि का प्रकार नहीं है पूछा? हाँ, थॉर्नडाइक ने सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि, मूर्त बुद्धि, इसको माना है। ये 3 मान है, 1, 2, 3। ठीक है, तो मूर्त बुद्धि आंसर है इसका। सीखना यानी अधिगम, विकास की प्रक्रिया, वह कथन किसने कहा है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है? स्किनर, गिलफोर्ड, कॉल्विन, वुडवर्थ। आंसर है वुडवर्थ। ठीक है, कुछ मैं सीधा मार दे रहा हूं, ठीक, आपको ध्यान रखिएगा। किस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति या जीव जन्मजात कुछ प्रवृत्तियां रखता है जो प्राकृतिक उद्दीपक के उपस्थित होने पर प्रकट होती है? ये पावलो का ही सिद्धांत होगा, फर्स्ट ही आंसर है इसका, ये पावलो का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने प्रयत्न और भूल का सिद्धांत कब दिया था पूछा? थॉर्नडाइक का प्रयत्न और भूल का सिद्धांत खूब पढ़ा होगा आपने, अपने उसमें नोट्स में भी या जहां से भी पढ़ा होगा, लेकिन कब दिया था पूछा? यहाँ पर 1888 में दिया था या फिर 1898 में दिया था? 19 तो बात का है, फिर ये तो नहीं हो सकता, 1918 भी बात किया, तो इसका आंसर ये होगा। किस सिद्धांत में अधिकांश बिल्ली, कुत्ता, मछली, बंदर पर प्रयोग किए गए हैं? ये देख लेते हैं। तो इसमें किस पर? सीखना। अनुकरण सिद्धांत नहीं हो सकता, संज्ञानात्मक भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर सीखना, यानी ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्रिया प्रसूत में तो सीखना, सीखने के सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? स्किनर का बहुत फेमस है स्किनर का सिद्धांत, और ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण भी होगा, आगे भी मैं इससे एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, यानी 100 और क्वेश्चन लाऊंगा। तो स्किनर का सिद्धांत क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। कौन ऐशार अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है पूछ रहा है? हाँ, ध्यान रखना, ब्रूनर नहीं होगा, पावलो नहीं होगा, स्किनर नहीं होगा, थॉर्नडाइक। ऐशार सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं है? तो मेरे हिसाब से पावलो तो है ही, स्किनर का तो है ही, थॉर्नडाइक तो ब्रूनर इसका आंसर है। ठीक है, नहीं है पूछा था ना। कौन सा अधिगम का एक मुख्य थॉर्नडाइक नियम, कौन सा अधिगम का एक मुख्य थॉर्नडाइक नियम है पूछा है इसमें? उपयोग का नियम, अभ्यास का नियम, आत्मीकरण का नियम, मनोवृत्ति का नियम, ये तो नहीं हो सकता, तो अभ्यास का नियम इसका आंसर सबसे सही होगा। 3 ही नियम थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है किसका? पुनर्बलन का, रीइंफोर्समेंट का, उद्दीपन अनुक्रिया का, समग्राकृति प्रत्यक्षण का, और उद्दीपन सामान्यकरण का। उद्दीपन तो नहीं आएगा शब्द, तो ये नहीं आएगा, तो इसका मतलब या तो रीइंफोर्समेंट है या ये है, तो इसका आंसर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम का मुख्य नियम नहीं है जैसा कि थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी, एक पुस्तक भी याद रखना है, किसकी पुस्तक है? तो थॉर्नडाइक की है। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसमें क्या लिखा है कि अधिगम का मुख्य नियम नहीं है जैसा कि थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी में दिया है। तैयारी का नियम है, बहु प्रतिक्रिया का नियम, अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है। तो क्या होगा? तैयारी, ठीक है, तैयारी का नियम तो है ही, यही इसका आंसर होना चाहिए, बहु प्रतिक्रिया का नियम। सही, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से इसी से संबंधित टॉपिक है, वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम है। क्रिया प्रसूत, ऑपरेंट कंडीशनिंग, अनुक्रिया, रेस्पॉन्ड कंडीशनिंग, अनुकूलित, क्लासिकल कंडीशन, ठीक है, सकारात्मक पॉजिटिव, ये भी ठीक है, अनुक्रिया सिद्धांत, ये भी ठीक है, क्रिया प्रसूत ऑपरेशनल नहीं। वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है, तो क्रिया मतलब आंसर ये है कुल मिला के, क्योंकि यही इसमें आ रहा है, बस यहाँ पर होता है पूछा है, तो ये होता है व्यवहार के अधिगम का परिणाम। ठीक है, ये नहीं होते हैं, तो इसका आंसर ए था। हाँ, ध्यान रखिएगा।
अच्छा, सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है। हॉल का यह कथन संबंधित है। सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है। हॉल का यह कथन संबंधित है। तो स्टैनले हॉल की बात होगी संभवतः। तो किससे संबंधित है ये ध्यान रखना है। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको हॉल का सिद्धांत के बारे में। सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है। हॉल का याद है। अधिगम तो यहाँ पर नहीं हो सकता। संबद्ध प्रतिक्रिया भी नहीं। प्रयत्न और भूल ये वहाँ का नियम है। तो प्रबलन, चलिए आगे बढ़ता हूँ। प्रबलन इसका सही आंसर है। अभिक्रमित अधिगम, अभिक्रमित अधिगम किस सिद्धांत पर आधारित है। क्षेत्र सिद्धांत, गेस्टाल्ट अधिगम, क्रिया प्रसूत, यही शब्द एक जो हमारे पास कॉमन है, इससे हम अनुमान लगा सकते हैं। थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए अधिगम के 3 मुख्य नियमों में से एक नियम नहीं है। प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, परिवर्तन का नियम। तो क्या होगा, प्रभाव। अभ्यास वहां माना था तो इसका मतलब डी है। 3 ही हो, प्रभाव, अभ्यास और तत्परता, तैयारी कहते हैं हम जिसको। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अधिकतर जो क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ पर अभी तक बुद्धि, अधिगम वगैरह, इन्हीं से प्रश्न बन रहे हैं। प्रयत्न और भूल सिद्धांत को दर्शाने हेतु थॉर्नडाइक ने किस पर अपने प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक का प्रयोग किस पर हुआ था मतलब। तो इसका आंसर सीधा सा है, बिल्ली पर। ठीक है। आशुबेल के अनुसार किस प्रकार के अधिगम में समस्या का समाधान निहित होता है। आशुबेल का जो स्टेटमेंट है, वैसे शायद मेरे बिल्कुल ध्यान नहीं है कि मैंने आशुबेल कहाँ पर पढ़ा था, लेकिन आशुबेल के अनुसार किस प्रकार के अधिगम में समस्या का समाधान निहित होता है। रटकर ये तो हो नहीं सकता। अर्थपूर्ण, निरंतर, ये भी नहीं हो सकता। ये 2 आंसर हैं, इसका मतलब खोजपूर्ण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व किसमें है। खेलकूद में है, आदत निर्माण की प्रक्रिया में है, अभ्यास और पुनरावृत्ति में है। वैसे सरल है, मतलब आंसर आप आराम से कर सकते हो। अभ्यास और पुनरावृत्ति में है और कला शिक्षण के अंदर है। तो इसका आंसर सी, अभ्यास और पुनरावृत्ति ही होगा। ठीक है। समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाला सिद्धांत, कि समस्या का अचानक, ये अच्छा प्रश्न। समस्या के अचानक सिद्धांत की वकालत करने वाला सिद्धांत कौन सा है। सक्रियात्मक सूझ का सिद्धांत, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत और अनुबंधन का सिद्धांत। समस्या के अचानक समाधान, हाँ, अचानक उसका पांव पड़ जाता था तो उसके समस्या का समाधान हो जाता था। तो प्रयत्न और भूल या सूझ का सिद्धांत, सूझबूझ से। तो इसका आंसर, वैसे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है इसमें और इसमें, और चलो ये तो हटा ही देता हूँ, ये 2। तो समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाला सिद्धांत इसमें से सूझ का सिद्धांत है। ये सबसे सही मान लिया हमने। चलो आगे बढ़ते हैं। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। थॉर्नडाइक अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत। समानता का सिद्धांत गलत। औपचारिक नियमों का, अनुपूरक तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत, इसका आंसर बी। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। संकेत अधिगम, ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ भी चुका कई बार। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा, इंडिकेशन जहां पर होते हैं लर्निंग में, क्या सीखा। पारंपरिक अनुकूलन, मनोवैज्ञानिक, वातावरण, मनोदैहिक। संकेत अधिगम का ऐसा लग रहा है कि पारंपरिक अनुकूलन, ये सही है। अभिप्रेरणा से आप, मोटिवेशन एक टॉपिक था, आपको बताइए, और बहुत प्रश्न इसमें होंगे। अब मोटिवेशन से संबंधित व्यवहार के लक्षण हैं। दिवास्वप्न, कुसमायोजन, भग्नाशय, उत्सुकता। मोटिवेशन का संबंध इसमें से किससे है, तो उत्सुकता से है। ठीक है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति मोटम, शुरुआत है। वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने हेतु उत्साह बढ़ाता है, वो क्या है, अधिगम है, स्वधारण है, अभिप्रेरणा है। बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो वह है नकारात्मक, सकारात्मक, सामाजिक, भौतिक। क्या होगा, बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करना चाहता है या करता है तो क्या हुआ, सकारात्मक। ठीक है, सकारात्मक प्रेरणा, मतलब प्रेरणा यानी मोटिवेशन से आ रहा है प्रश्न, तो हमने इसे सकारात्मक मान लिया है। अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत संकल्प शक्ति पर सर्वाधिक बल देता है। मनोविश्लेषणात्मक, ऐच्छिक, शारीरिक और सभी। तो इसका आंसर ऐच्छिक होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाह्य अभिप्रेरणा को आंतरिक अभिप्रेरणा की तुलना में निम्नतर किसने कहा है। मतलब किन लोगों ने माना है कि बाह्य अभिप्रेरणा की वो आंतरिक अभिप्रेरणा की तुलना में निम्नतर, मतलब आंतरिक अभिप्रेरणा ज़्यादा पावरफुल है, शक्तिशाली है। ये मानने वाले होंगे ब्लेयर, जॉन सिम्पसन, इसमें जॉनसन, जोन्स,
प्रेक्षी, रॉबिन्सन और मेरे हिसाब से बी आ जा रहा है इसका अभी फिलहाल, वर्दिमर, कोफा, कोहलर, क्रो एंड क्रो। तो इसका आंसर ये है बी, रॉबिन्सन। ठीक है, रॉबिन्सन का मुझे ध्यान था बस। चलिए, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक है, मतलब साइकोलॉजिकल अभिप्रेरक इनमें से किसे माना जाए? क्रोध को, दुख को, भय और प्रेम को, सभी को। मनोवैज्ञानिक, हाँ, साइकोलॉजिकल, क्रोध, दुख, अगर दुख है तो क्रोध भी है, भय तथा प्रेम, तो इसका मतलब सभी है। अभिप्रेरणा की उचित विधि नहीं है इनमें से। दंड, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, प्रशंसा या निंदा, प्रगति या परिणाम, प्रतिस्पर्धा और सहयोग। 4 अभिप्रेरणा की उचित विधि इनमें से कौन सी नहीं है पूछ रहा है। अब आपको फिर से देखना पड़ेगा। सभी लग रहे हैं। बालक को पाठक में रुचि, प्रगति, परिणाम, अभिप्रेरणा की उचित विधि कौन सी नहीं है? वैसे तो इसका मतलब सभी हैं, लेकिन उचित कौन सी नहीं है पूछा है बस। तो दंड मेरे हिसाब से होगा, दंड, क्योंकि प्रशंसा और निंदा, हम किसी को प्रमोट करते हैं, प्रशंसा करते हैं तो वो मोटिवेट होता है। प्रगति ठीक है, उसका परिणाम देखा जाता है। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, सहयोग ठीक है। दंड, दंड कोई अभिप्रेरणा नहीं है। ठीक ही था प्रश्न, लेकिन लग रहा था फिर भी। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया है? डायरेक्ट प्रश्न है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत देने वाले कौन है? तो इसका आंसर होगा मैकक्लिलैंड। इसका आंसर है ये, उपलब्धि। डायरेक्ट प्रश्न है, पढ़ना पड़ेगा। प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। कथा, ये स्टेटमेंट है, देखो ध्यान से। प्रेरणा, अभिप्रेरणा का स्टेटमेंट आपको याद आ रहा होगा। अभिप्रेरणा या प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। यह कथन किसका है? ठीक है, तो किसका होगा कथन? तो आपको समय मिल रहा है टिक मारने के लिए। थॉमसन, क्रो एंड क्रो, फ्रेंडसन और थॉर्नडाइक। ये तो अब नहीं होगा यहाँ पर, फ्रेंडसन भी नहीं है, क्रो एंड क्रो, इनमें दोनों में से आंसर है तो थॉमसन। अभिप्रेरणा, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है तो थॉमसन का स्टेटमेंट। चलो अभिप्रेरणा के क्वेश्चन चल रहे हैं। कौन अभिप्रेरणा की विधि नहीं है? पाठ में रुचि, बालकों की प्रशंसा, बालकों में प्रतिद्वंदता, कोई नहीं। किसको मानेंगे? कोई नहीं होगा, इसमें सभी है। अभिप्रेरणा के संज्ञानवादी व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? लेविन, न्यूकॉम था, वर्दीमर ने, एडलर ने, थॉर्नडाइक ने, सेल्डन ने। तो इसका आंसर ये होगा न्यूकॉम, लेविन, न्यूकॉम, वर्दीमर। अभिप्रेरणा के स्रोत क्या है? चालक, प्रोत्साहन, उद्दीपक, सभी। तो किसकी तरफ जाओगे? सभी, सभी है। जो बालक को प्रेरित नहीं करता है, क्या? पुरस्कार है, प्रतियोगिता है, रुचि है, अरुचि है। अर्जित अभिप्रेरक के अंतर्गत आते हैं, मतलब जो आपने अर्जित किए हैं खुद, जीवन लक्ष्य और मनोवृत्तियां, आदत, मद, व्यसन, सभी। अब कई बार ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जहां सभी है, तो ऐसा लग रहा है कि सभी को टिक मारा जाए। अर्जित अभिप्रेरक, जो आपने अर्जित कर रखे हैं। जीवन लक्ष्य, जीवन लक्ष्य जब आप बड़े हुए, धीरे धीरे अपने जीवन लक्ष्य निर्धारित करें, उससे ठीक है, सही है। आदत ठीक हो गया, आदतें आपकी बनेंगी। मद, व्यसन, ये भी आपकी बनेंगी, तो सभी आएगा इसका आंसर। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने अथवा नियमित करने की प्रक्रिया है। यह स्टेटमेंट है सीधा। किसने कहा है कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को जारी रखने, नियंत्रित करने, नियमित करने की प्रक्रिया है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा गुड एंड गुड, यानी गुड, गुड का स्टेटमेंट। अब्राहम मास्लो ने अभिप्रेरणा के कितने प्रकार बताए हैं? अब्राहम मास्लो के अनुसार अभिप्रेरणा के प्रकार अगर पूछेगा तो 5 होंगे। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। किसका? ये भी स्टेटमेंट आ गया फिर से। मोटिवेशन वाले अलग ही हैं, गुड हैं, यंग हैं, जैसे मैकडूगल, स्किनर का आप टाइम गया। तो यहां पर आ रहा है आप अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। मोटिवेशन से संबंधित स्टेटमेंट लग रहा है, किसका है देख लेते हैं। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है, मैकडूगल, यूंग का भी स्टेटमेंट नहीं है। ये दोनों में से ऑप्शन है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है स्किनर। वैसे आपको देखना चाहिए, इसको चेक करना चाहिए, स्किनर ही मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा। अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है, कथन है, ये स्टेटमेंट है, डायरेक्ट इसको अभिप्रेरणा का स्टेटमेंट माना जाए। अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है, यह स्टेटमेंट है क्रैच और कैचफील्ड का। गैरेट ने अभिप्रेरणा के कितने प्रकार बताए? वैसे अभिप्रेरणा एक बड़ा सा टॉपिक था जिसमें अलग अलग टाइप के प्रकार बता रखे थे। तो गैरेट ने अभिप्रेरणा के 3 प्रकार बता रखे हैं। अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत करने वाले फ्रायड, हल, मैस्लो, कैम्पसन। आंसर मिल जाएगा आपको, फ्रायड, इसका आंसर होगा फ्रायड। ठीक है। कौन जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है?
प्यास, आकांक्षा, आकांक्षा, निद्रा, भूख, ये सभी हैं, आकांक्षा ही नहीं है। अभिप्रेरणा का क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? कार्ट लेविन, मैकडूगल, मैस्लो, थॉर्नडाइक। अच्छा प्रश्न है ये भी। क्षेत्रीय सिद्धांत देने वाले कार्ट लेविन होंगे। कार्ट लेविन, अभिप्रेरणा का क्षेत्रीय सिद्धांत। प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत किसने दिया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है फिर से। प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत किसका है अगर पूछे तो आप कहोगे हॉल का। सबसे सही इसका आंसर होगा हॉल। प्रबलन आया था ना। अभिप्रेरणा का तात्पर्य सजीव प्रयास है, कथन है। अच्छा, अभिप्रेरणा का तात्पर्य सजीव प्रयास है, यह कथन है। अधिकतर स्टेटमेंट दिख रहे हैं यहाँ पर। तो ये अभिप्रेरणा का तात्पर्य सजीव प्रयास है कहने वाले कौन देखते हैं? यूंग, वुडवर्थ, मैस्लो, अविरल। इसका स्टेटमेंट है ही, और किसी का नहीं है। फिट इंडिया मूवमेंट को, अब ये थोड़ा सा और क्वेश्चन है, फिट इंडिया मूवमेंट को किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2019 में मोदी सरकार ने। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से आपका टॉपिक है फिट इंडिया मूवमेंट। किसके कथन अनुसार, परामर्श से क्वेश्चन लग रहा है, निर्धारित रूप से स्वीकृत प्रार्थी को स्वयं को समझने में सहायता प्रदान करता है। ये स्टेटमेंट ही जैसा है कि परामर्श से निर्धारित रूप से स्वीकृत प्रार्थी को स्वयं को समझने में सहायता प्रदान करता है। तो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कार्ल रोजर का, कार्ल रोजर्स का स्टेटमेंट। ठीक है, आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा स्टेटमेंट। कॉम्बस के अनुसार किस वर्ष परामर्शदाता के व्यक्तिगत गुण बताए गए थे? क्या मतलब परामर्शदाता के व्यक्तिगत गुण क्या क्या होने चाहिए, किस वर्ष बताए गए वाली बात आ रही है। तो 1982 नहीं होगा, 1984 भी नहीं होगा, 1986 इसका आंसर होगा, ये भी नहीं होगा। किसके अनुसार मापन किसी स्थायी या पदार्थ में निहित विशेषताओं का आंकिक वर्णन है? ब्रैडफील्ड, हेल्प स्टेट, स्किनर, कॉम्बस। ठीक है, तो ये भी सोचने वाला प्रश्न है, चूँकि ये कुछ नए टॉपिक जो इस बार जुड़े हैं, और बीएड में भी बहुत सीरियसली हम लोग इसे नहीं पढ़ते थे क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं थी। तो कॉम्बस के अनुसार या किसके अनुसार मापन किसी स्थायी या पदार्थ में निहित विश्लेषकों का मापन है? इसका आंसर स्किनर तो है नहीं, ब्रैडफील्ड भी नहीं है, इनमें से आंसर होगा कॉम्बस और स्टेटमेंट तो हेल्प स्टेट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। कौन सी परीक्षण विधि विभिन्न विषयों के लिए तैयार की जाती थी है तथा परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ होती हैं? अच्छा, वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होती हैं, ऑब्जेक्टिव होती हैं, और विभिन्न परीक्षाओं के लिए तैयार की जाती है। तो प्रमाप्य नाम निर्मित, प्रमापीकृत ये तो नहीं होगी, अमानकीकृत, परिणामी, तो इसका आंसर होगा निर्मित, ऑब्जेक्टिव। मानकीकृत परीक्षण समान निर्देशों तथा समान सीमाओं के अंतर्गत समान प्रश्नों का उत्तर देता है, ये कहना किसका है? मानकीकृत परीक्षण समान निर्देशों और समान सीमाओं के अंतर्गत समान प्रश्नों का उत्तर देता है कहने वाले कौन है? थॉर्नडाइक, कार्ल रोजर, कॉम्बस। थॉर्नडाइक की तरफ जाऊंगा मैं, सबसे सही। भारत में सतत और व्यापक मूल्यांकन किस वर्ष अपनाया गया? डायरेक्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन किस वर्ष अपनाया गया? 2007, 2008, 2009 और 2010। तो इनमें से आंसर होगा 2009। याद रखना, सतत और व्यापक मूल्यांकन किस वर्ष अपनाया गया। चलो क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसके अनुसार समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने वातावरण के बीच संतुलित संबंध बनाए रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है? तो वैसे ये लाइन मेन थी, समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वैसे स्टेटमेंट जैसा है, आपको बिल्कुल इसे याद रखना पड़ेगा। गेट्स का स्टेटमेंट होगा ये, गेट्स का, गेट्स। ठीक है, केस स्टडी विधि, ये देखो केस स्टडी एक नया टॉपिक भी है, का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रेडरिक लीपले, किसने किया था? केस स्टडी का सबसे पहला प्रयोग फ्रेडरिक लीपले ने, है ना। कब किया था पूछा है यहाँ पर? 1825, 27, 1829 और 1891। तो ये थोड़ा सा 1800 केस स्टडी का सर्वप्रथम प्रयोग फिर से आपके सामने रखता हूँ इसको, मुझे भी डाउट हो रहा है अब इसमें। केस स्टडी का सर्वप्रथम प्रयोग, क्योंकि डेट से याद रखना बड़ा मुश्किल है। फ्रेडरिक डी ली, ये तो ठीक ही हो, कब किया था? 1891 तो नहीं हो सकता इतना, और 25 भी नहीं है, इन दोनों में आंसर दिख रहा है। अब मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि 1829 मारूं, लेकिन मैं इससे मारूंगा 1829, 27, लेकिन हो सकता है आप इसे चेक करें। केस स्टडी का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रेडरिक ली ने कब किया था? 1829 मेरी तरफ से जा रहा है अभी फिलहाल, थोड़ा डाउटफुल है। इनमें से कौन सा केस हिस्ट्री का एक प्रकार है पूछा? हाँ, व्यक्ति का अध्ययन, समुदाय का अध्ययन, दोनों होंगे। केस स्टडी किसी का भी हो सकता है। तो बस ये यूनिट 2 का पार्ट 2 होगा, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में रखूंगा आपके सामने, या नेक्स्ट वीडियो में मैं यूनिट
3 या 5 भी रख सकता हूँ, इसको बाद में कवर करूँगा ताकि एक बार और रिवीजन का मौका मिलेगा यूनिट 2 को। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मिले हमें बुद्धि से, अभिप्रेरणा से और अधिगम से। आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अपने मकसद में लगे रहिए और छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये समय बार बार फिर आपके पास नहीं आएगा, और दिखा देना है कि आप में भी वो सब था जो आपके पहले सिलेक्शन लेने वाले लोग थे। बस अंतर ये था कि आपकी टाइमिंग उस समय बेहतर नहीं बन पाई, लेकिन इस बार आपकी टाइमिंग भी सही रहेगा और आपका समय भी सही रहेगा। चलिए, आज की क्लास यहीं पर समाप्त हुई। जय हिंद, जय उत्तराखंड।